इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग को जॉइन करने का निर्णय लिया था। लेकिन इसी वक़्त 2000 अप्रैल 2011 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। 2018 में मुझे कैंपस प्लेसमेंट में बार्कलेज में एक पोजीशन ऑफ़र हुआ। लेकिन उसी वक़्त फरवरी 2018 के समय मेरी माँ को उस समय कैंसर डिटेक्ट हुआ। उस समय फाइनल सेमेस्टर में ही था कॉलेज में, तो मेरे इंटरनल्स एग्ज़ाम्स छूटे उस समय। और यह एक थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त था, क्योंकि उस समय चूँकि माता-पिता दोनों का देहांत हो गया था, तो थोड़ा-सा उस समय परिवार की ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर आई। लेकिन फिर जनवरी 2019 में उसी महीने मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में मूलचंद हॉस्पिटल के पास में। दायाँ हाथ टूटा तो रिलेटिवली ये माइनर एक्सीडेंट था, लेकिन चूँकि मेरा दायाँ राइटिंग हैंड था, तो उससे मेरे थी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हुई और पढ़ाई थोड़ी-सी वहाँ उस समय रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अगला जो रुकावट खड़ी हुई वह थी लॉकडाउन। मार्च 2020 में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया। जो एग्ज़ाम्स होने थे वो डिले हो गए, जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आने थे वो डिले हो गए, और आप घर पे एक तरह से कैद हो गए, जिसमें आप मेंटली थोड़ा-सा परेशान हो सकते हो अगर आपका लॉकडाउन लंबे समय तक चला। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम्स को लेकर परेशान बिल्कुल भी ना हों, आप उसमें एक थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आपको पता लगेगा कि शायद ये 4 चीज़ें मैं ठीक करूँगा तो आगे भी रिज़ल्ट बेहतर होगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार है। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मुझे अपनी जर्नी आप लोगों के साथ साझा करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं मूल रूप से बिहार के नालंदा ज़िले का निवासी हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर से हुई। 6ठी से 10वीं की पढ़ाई मैंने वहाँ की। उसके बाद आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग को जॉइन करने का निर्णय लिया था। लेकिन इसी वक्त अप्रैल 2011 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद परिवार की जिम्मेवारी माँ के सर पर आई, और हम लोगों ने आपसी निर्णय में यह डिसाइड किया कि आगे की पढ़ाई मुझे अभी अपने वर्तमान स्कूल में ही करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक समस्या थी कि हमारे विद्यालय में 11वीं में दाखिले का उस समय वक्त ख़त्म हो गया था। ऐसे में मैंने उस समय मेरे विद्यालय के चीफ वार्डन थे स्वामी यति देवानंद, हम लोग उन्हें मोहन महाराज बुलाते थे। तो उन्हें मैंने कॉल किया और अपने परिवार की स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने फिर हमारे विद्यालय के सचिव स्वामी सर्वज्ञानंद, उनके साथ चर्चा की, और वे मुझे एक सीट देने के लिए उस समय राजी हुए, और मैंने आगे की पढ़ाई 11वीं की अपने स्कूल में ही कंटिन्यू किया। 12वीं के बाद मैंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया, और 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 16 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स में एडमिशन लिया, और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। इस समय तक हमारा परिवार उस सदमे से गुजर चुका था, और जीवन में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुश्किल वक्त अब थोड़ा ख़त्म होगा, और मैं भी अब इस लायक अब हो गया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं खुद से जॉब करूँगा। खैर, ऐसे समय आगे बढ़ा। 2018 में मुझे कैंपस प्लेसमेंट में बार्कलेज में एक पोजीशन ऑफ़र हुआ। उस समय थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ था कि आगे इकोनॉमिक्स में ही आगे पढ़ाई करूँ, या सिविल सेवाओं की तैयारी करूँ, या फिर कुछ साल जॉब करूँ, उसके बाद आगे कोई निर्णय लूँगा। तो यह फरवरी 2018 की बात है। लेकिन उसी वक्त फरवरी 2018 के समय मेरी माँ को उस समय कैंसर डिटेक्ट हुआ, और लेट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। और यह एक प्रकार से बहुत बड़े सदमे की तरह आया, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज में था, माँ और बहन दोनों होम टाउन में रहते थे। माँ का इलाज हम लोगों ने कराना शुरू किया, और इस दौरान में इलाज कीमोथेरेपी शुरू हुई, और इलाज चलता रहा। लेकिन मेरे इधर मैं उस समय फाइनल सेमेस्टर में ही था कॉलेज में, तो मेरे इंटरनल्स एग्ज़ाम्स छूटे उस समय,
हमारे कॉलेज में इंटरनल्स एग्ज़ाम को आप आगे रिपीट नहीं कर सकते, अब फाइनल एग्ज़ाम्स आपको रिपीट करने का ऑप्शन मिलता है। उस समय मेरे प्रोफ़ेसर्स ने मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने मेरी स्थिति को समझा और कई बार मैंने उनसे आग्रह किया कि सर इस इंटरनल एग्ज़ाम को आप पोस्टपोन कर सकते हो मेरे लिए, तो मैं उसमें कभी बाद में अपीयर हो पाऊँगा। तो पूरे सेमेस्टर मैं शायद क्लासेस हार्डली कभी कर पाया और इंटरनल एग्ज़ाम्स भी लास्ट में जाके मैंने कैसे भी करके उस समय दिया था। फाइनल एग्ज़ाम्स मैं दे नहीं पाया, तो एक तरह से आप कहो कि उस समय मेरी डिग्री फाइनल सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स नहीं देने के कारण रुकी। खैर इधर माँ का इलाज चलता रहा। सिस्टर उस समय क्लास 12th में थी और 12th जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 12वीं में 11वीं अच्छे से करो ताकि आपको आगे किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो हम लोगों ने अपनी बहन से इस बात को छुपाए रखा। अगस्त 2018 में कैंसर के कारण ही फिर मेरी माँ का देहांत हुआ और यह एक थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त था क्योंकि मेरी उम्र उस समय मात्र 22 साल थी। बहन 12वीं में पढ़ रही थी और थोड़ा-सा परिवार की स्थिति उस समय चूँकि माता-पिता दोनों का देहांत हो गया था, तो थोड़ा-सा उस समय परिवार की ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर आई। खैर जो भी था हम लोगों ने फिर धीरे-धीरे करके फिर जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। बहन को फिर मैंने कॉलेज अपने स्कूल भेजा 12th के अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए और मैं उस समय घर पे ही रहा क्योंकि अब अगला एग्ज़ाम मेरा नेक्स्ट ईयर मई में ही होना था मास्टर्स का, तो मैंने सोचा कि कुछ वक़्त घर पे रह के बाकी चीज़ों को सँभालूँगा। तो अब जब आप थोड़ा मुश्किल वक़्त से गुज़रते हो तो कुछ चीज़ें आपके साथ बुरी होती हैं, तो धीरे-धीरे कुछ चीज़ें अच्छी होनी भी शुरू होती हैं। एक उदाहरण के तौर पर दूँ, जब मेरी सिस्टर वापस अपने स्कूल गई तो उसने शायद किसी अपने टीचर को अपनी स्थिति के बारे में कुछ बताया होगा। ये तो मुझे कॉल आया उनके स्कूल की तरफ से, दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से कि अगर आप चाहोगे तो हम आपकी सिस्टर को वो फ्री सिप ऑफ़र कर सकते हैं। तो उन्होंने खुद से मुझे प्रपोज़ किया कि आप हमें एक मेल करो और उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो मैंने एक मेल लिखा और उसके बाद उन्होंने सही में उस 100% स्कॉलरशिप जिसे आप फ्री सिप कह सकते हो, तो उससे उसका फूडिंग, लॉजिंग एंड पूरे स्टडीज़ का उसके बाद मुझे कभी कुछ उस पे खर्च नहीं करना पड़ा। तो वो एक तरह से एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी उस समय उसके विद्यालय ने अपने ऊपर ले ली। तो यह एक थोड़ी-सी मुझे सहूलियत हुई। लेकिन कई लोग, फिर परिवार के कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप घर पर अभी रहकर क्या करोगे, आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ और पढ़ाई को जब आपकी कंप्लीट हो जाए तब आप इस बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान देना। तो इसी बीच तो मैंने सोचा कि शायद यह मैंने उनकी सलाह उस समय मानी और अक्टूबर 2018 में मैं फिर वापस दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद थोड़ा-सा अकेले रहने में मुझे उस समय डर लग रहा था क्योंकि इमोशनली भी मैं थोड़ा-सा परेशान था। ऐसे में चूँकि मैं लेकिन 2013 से 18 तक दिल्ली में अकेले ही रहता था, लेकिन उस समय मैं अकेले रहने को से मुझे थोड़ा-सा अंदर ही अंदर डर लग रहा था। तो मेरी एक कज़िन सिस्टर रहती हैं दिल्ली में और उनके साथ मैं 1.5 महीने रहा पहले। थोड़ा-सा स्टेबल हुआ, उसके बाद मैंने अपने समय को थोड़ा-सा उस समय आप कहें कि डाइवर्ट करने के लिए कि आप हर समय एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोचो, मैंने एक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की क्लासेस जॉइन की क्योंकि उससे आप क्लासेस करते हो तो कम से कम 2.5 घंटे आप क्लास में रहते हो, एक आपका दिमाग एक जगह कंसंट्रेटेड रहता है, आप आने-जाने में 1 डेढ़ घंटे करते हो, तो दिन के 3-4 घंटे आप कम से कम एक थॉट जो आपके दिमाग में बार-बार आता है, आप उससे दूर हटते हो। तो इस कारणवश मैंने उस समय क्लासेस जॉइन की और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। 2018 के दिसंबर में मैंने उसके बाद पहली प्रतियोगी परीक्षा इन सारे घटनाओं के बाद दी। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा हुई और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ। तो दोनों एग्ज़ाम दिसंबर 2018 में हुए। यूजीसी नेट की परीक्षा का परिणाम फिर 2019 के जनवरी में ही आ गया और उस परीक्षा में मुझे ऑल इंडिया रैंक 18 हासिल हुआ और यह बड़े मतलब मुझे अंदर काफ़ी खुशी हुई, लेकिन उस दिन मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि इतना अच्छा रिज़ल्ट मेरे पास मैं किसे बताऊँ, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे पास वह फीलिंग आई कि आई डोंट हैव समबडी जिसको मैं इस रिज़ल्ट के बारे में बता सकता हूँ।
और चूँकि जेआरएफ की परीक्षा थी, मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने से भी मुझे कोई बहुत फ़ायदा हुआ नहीं। तो वह रिज़ल्ट मतलब मुझ तक ही सीमित रहा, कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया मैंने। फिर जनवरी 2019 में फिर, लेकिन उस रिज़ल्ट ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आपका बेस ठीक है, आप थोड़ा मेहनत करोगे तो आप जल्दी में भी कुछ और बेहतर कर लोगे। तो उस रिज़ल्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट किया। लेकिन फिर जनवरी 2019 में उसी महीने मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ दिल्ली में मूलचंद हॉस्पिटल के पास में। रोड एक्सीडेंट थैंकफुली उतना क्रिटिकल नहीं हुआ, रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं। मैंने खुद से कई रोड एक्सीडेंट्स को देखा है। तो लेकिन मेरा उस समय दायां हाथ टूटा उस रोड एक्सीडेंट में। दायां हाथ टूटा तो रिलेटिवली ये माइनर एक्सीडेंट था, लेकिन चूंकि मेरा दायां राइटिंग हैंड था तो उससे मेरे थोड़ी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हुई और पढ़ाई थोड़ी सी वहाँ उस समय रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो अगले 2-3 महीने मैं अपने रूम पे ही रहा। उस समय मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। फिर अप्रैल मई में मेरी सिस्टर ने अपने क्लास 12 के एग्ज़ाम दिए, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उस स्थिति से गुजरने के बाद भी उसने लगभग 95% नंबर लाए अपने 12वीं में, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने। और नीट की परीक्षा दी उसने, नीट की परीक्षा में भी उसे कुछ नंबरों से एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट उसका रह गया उस साल, बट गिवन ऑल द सर्कमस्टांसेस शी डिड वेरी वेल। मैंने फिर मई में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, जो मेरे पेपर्स लास्ट ईयर रह गए थे। तो उस प्रकार मई में मेरी बहन ने 12वीं की परीक्षा कंप्लीट की और मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। जून में फिर हम दोनों दिल्ली से फिर बाहर बिहार आ गए और मैंने सोचा कि मेरी बहन चूँकि पढ़ाई में अच्छी है तो उसे एक और मौका देते हैं नीट की तैयारी करने का। तो मैंने जून में उसे फिर कोटा में एडमिशन दिलाया एलन इंस्टीट्यूट में, और उसने अपनी पढ़ाई वहाँ पे स्टार्ट की। जुलाई में मेरा बिहार लोक सेवा आयोग का मेंस की परीक्षा हुई 2019 में, वो मैंने दिया। और इसके बाद अभी चूँकि आगे क्या करना है, यह फिर से एक बार सवाल खड़ा हुआ। तो मैंने सोचा कि अगर बहन को मैं 1 साल तैयारी कर रहा हूँ तो 1 साल मैं खुद को भी दूंगा। 1 साल के बाद फिर अगर कुछ और नहीं हुआ तो फिर आगे कुछ और सोचूंगा। तो मैंने 1 साल खुद को भी दिया, अपनी बहन को भी दिया और तैयारी करना शुरू किया। सब कुछ शुरू करने के पहले मैंने 10-15 दिनों का मैंने एक ब्रेक लिया। उस ब्रेक में मैं पटना में विपस्सना का मेडिटेशन सेंटर है, अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं वहाँ पे गया था। और विपस्सना मेडिटेशन सेंटर में मुझे काफ़ी लाभ मिला उस समय, क्योंकि मैं पास्ट को लेकर काफ़ी सोचता था, फ्यूचर को भी लेकर काफ़ी परेशान रहता था। तो विपस्सना में आपको यही सिखाते हैं कि आप इक्वानिमिटी जिसको कहते हो, कि आप इधर उधर के विचारों से आप ज़्यादा परेशान मत हो, अपने बॉडी के सेंसेशंस पे आप ध्यान देते हो और अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हो बेसिकली आपके वर्तमान के समय में। तो अगस्त में ही वो सेशन मुझे पसंद पड़ा काफ़ी और मुझे काफ़ी लाभ हुआ। हालांकि विपस्सना आपको डेली प्रैक्टिस करने की चीज़ है, मैं डेली तो नहीं कर पाता, लेकिन कभी परेशान होता हूँ तो उसके सिखाए गए कुछ टेक्निक्स मुझे काम आते हैं। तो वो अगस्त 2019 की बात हुई। फिर नवंबर 2019 में फिर आगे मैंने कुछ परीक्षाएं दी। उसमें एक परीक्षा आरबीआई ग्रेड बी का था। आरबीआई ग्रेड बी के दो चरण थे, फेज 1 फेज 2 नवंबर दिसंबर में हुए और फिर इंटरव्यू के डेट्स बाकी आने थे। और इसी प्रकार मैंने आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। फिर मई फरवरी में मेरे ख्याल से फिर मैंने नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम दिया। वो भी इकोनॉमिक्स का ही एग्ज़ाम होता है, फेज 1 में उस समय फरवरी में हुआ। तो एक हिसाब से जिस पैटर्न पे मैं तैयारी कर रहा था, मैंने इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टारगेट किया मैंने। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर का एग्ज़ाम होता है इकोनॉमिक्स, नाबार्ड ग्रेड ए में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का पोस्ट होता है और सेबी में एक रिसर्च का प्रोफाइल होता है। तो अपने बेस पे मैंने देखा कि ये एग्ज़ाम्स हैं जिसमें शायद मैं जल्दी बेहतर कर पाऊँ, तो उन एग्ज़ाम्स को टारगेट करके मैंने अपनी तैयारी शुरू की। अगला जो रुकावट खड़ी हुई वह थी लॉकडाउन। मार्च 2020 में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया। लॉकडाउन का बहुत नकारात्मक प्रभाव उस समय जो प्रतियोगी छात्र कर रहे थे उन पर काफ़ी पड़ा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होने थे वो डिले हो गए, जो एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आने थे वो डिले हो गए और आप घर पे एक तरह से कैद हो गए, जिसमें आप
मेंटली थोड़ा-सा परेशान हो सकते हो अगर लॉकडाउन लंबे समय तक चला। ख़ैर यह एक फ़ेज़ था। उस समय मेरी सिस्टर भी कोटा में ही थी, वो फँस गई कोटा में क्योंकि कोटा से बिहार आने के लिए बसेज़ स्टार्ट में हुई नहीं, बाद में ट्रेन्स मई में मेरे ख़्याल से स्टार्ट हुई थी, तो वो ट्रेन के थ्रू वो लोग लौटे। तो मई 2020 में हम लोग घर पे ही थे, इंतज़ार कर रहे थे कब लॉकडाउन ख़त्म हो और आगे हम लोग आगे अपना जो भी परीक्षा होगी उसमें अपीयर होंगे। तो थोड़ा अनसर्टेनिटी था क्योंकि लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा और होगा भी तो आगे और कितना वक़्त किसी परीक्षा का परिणाम आने में लगेगा। तो मैंने सोचा कि अब आगे की पढ़ाई थोड़ा-सा मुझे कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ऐसे घर पर बहुत दिनों तक बैठ नहीं सकते। तो मैंने उस समय देखा कि अपने बिहार में जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन-सा है, उसमें मैंने सोचा कि मैं पीएचडी में दाखिला लूँगा और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। तो उस समय मैंने अपने समझ से मुझे लगा कि आईआईटी पटना जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना है, उसमें मैंने पीएचडी के लिए अगस्त 2020 में दाखिला लिया और बाकी परीक्षाओं की मैंने सोचा कि जब तक एग्ज़ाम्स होंगे तब तक कम से कम मेरी पढ़ाई रुकेगी नहीं, कंटिन्यू रहेगी। फिर सितंबर में उस समय लॉकडाउन सितंबर के आसपास लॉकडाउन खुला और बाकी चीज़ें भी खुली। उस समय एग्ज़ाम्स हुए, मेरी बहन का नीट का एग्ज़ाम हुआ सितंबर में। उसने काफ़ी अच्छा किया, शी गॉट अ रैंक अंडर 2000 और आज वो देश के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही है। और अक्टूबर 2018 में ही मेरा आरबीआई ग्रेड बी का फिर इंटरव्यू हुआ और अक्टूबर में उसके परिणाम आए जिसमें मेरा चयन हुआ। तो एक प्रकार से यह 2 साल का एक जो स्ट्रगल फ़ेज़ था वह जाके अक्टूबर 2020 में थोड़ा-सा उस समय उसमें थोड़ा-सा उसमें मुझे सहारा मिला। और फिर उसके बाद मैंने और भी कुछ जो परीक्षा के फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 दिए थे, सभी के मैंने बाद में इंटरव्यूज़ भी दिए। यह देख चूँकि काफ़ी मेहनत तो हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि फाइनल स्टेज भी देख ही लेते हैं क्या होता है। तो उस समय मैंने नाबार्ड ग्रेड ए का अपना इंटरव्यू दिया, आरबीआई बीपीएससी का 64th का इंटरव्यू दिया, तो दोनों में मुझे उस समय सफलता मिली। नाबार्ड ग्रेड ए में भी चयन हुआ और बीपीएससी की परीक्षा में मुझे 13वां स्थान हासिल हुआ। तो यह मेरी एक जर्नी है, जो आप इसे संक्षिप्त जर्नी कहो। अ, इस समय ने मुझे इस स्ट्रगल के फ़ेज़ ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। मैंने पीएचडी एकेडमिक्स में स्टार्ट कर किया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि एकेडमिक पीएचडी काफ़ी ईज़ी होती है। आपको जब ज़िंदगी सिखाने को आती है तो 1 महीने में 3-4 पीएचडी करवा देगी आपको। तो ये जो फ़ेज़ है इसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। उस फ़ेज़ के बारे में मैं आप कुछ पॉइंट्स आपके बारे में मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। यह मेरा निजी अनुभव है सोसाइटी के बारे में और इन जनरल लाइफ़ के बारे में। अगर इसे आप पूर्णतः मेरा निजी अनुभव माने, यह हो सकता है कि किसी और के साथ किसी प्रकार का भिन्न अनुभव हो। जो पहला चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है इन लाइफ़ की, जब आपका स्ट्रगल थोड़ा-सा लंबा खिंच जाता है, तो बहुत गहरे मित्र और रिश्तेदार भी आपके जीवन से आपके जीवन से हट जाते हैं। यह एक मैंने अपने लाइफ़ में एक्सपेरिमेंट ये होते हुए देखा है। 2018 में जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे मोबाइल में लगभग कितने आई थिंक 600 कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे। फिर जब ये फ़ेज़ जिस समय मैं तैयारी कर रहा था 19-20 में, तो मैंने उस समय स्टार्ट किया कि जिन लोगों से अब बहुत दिनों से बात नहीं हुई या जिन लोगों ने फिर कभी इतने दिनों तक मे बी कॉन्टैक्ट नहीं किया या फिर बस इसे जिसे आप कहते हो कि टोकनिज़्म के रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के मैंने कॉन्टैक्ट्स अपने मोबाइल से हटाने शुरू किए। और 2020 के फरवरी-मार्च में मेरे पास मात्र 109 कॉन्टैक्ट्स है, जो 650 से वो लगभग 109 पे आ गए थे। उसमें भी 109 में आप मान के चलो 50-60 यूटिलिटी कॉन्टैक्ट्स है, जो आपके न्यूज़पेपर वाले का कॉन्टैक्ट होता है, किसी शॉपकीपर का कॉन्टैक्ट हुआ। तो 2 साल की इस जर्नी के बाद मेरे पास 40-50 ही लोग ऐसे बचे, जिन्होंने मेरा साथ दिया इतने लंबे समय तक। तो यह एक चीज़ मैंने सीखा है जीवन में, कि बुरा वक़्त में लोगों का बर्ताव आपके साथ बदल जाता है। अभी पिछले 1 वर्षों में मैं आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मोबाइल में कॉन्टैक्ट 518 हो गए हैं। यानी 1 साल में वह कॉन्टैक्ट 109 से बढ़कर 518 दोबारा हो गया है। तो जिन लोगों के नंबर आते हैं मैं अब उन्हें सेव करता हूँ। तो फिर यह एक वे इस जर्नी ने मुझे यह
एक सोसाइटी के बारे में बताया है। मैं पहले शायद उतना अनुभवी नहीं था लेकिन इस अनुभव से मैंने यह चीज़ एक सीखा है। दूसरा चीज़ जो मैंने सीखा वह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी का काफ़ी महत्व है। इसे कम लोग मानते हैं। मेरी माँ का हेल्थ इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस था, उस कारण से हम लोग फाइनेंशियली थोड़े प्रोटेक्टेड रहे। और मैंने देखा है कि कई लोग कोई गंभीर बीमारी से सामना होने के बाद वह फाइनेंशियली उन्हें तोड़ देता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस कारण से मैं आज बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था के लिए कार्य करता हूँ जो देश में वित्तीय आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व और इंडिपेंडेंस का महत्व मुझे इस पीरियड ने सिखाया है। यह जो तीसरा जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कभी-कभी इस फ़ेज़ में ऐसे बहुत टाइम आया कि मैं काफ़ी हताश हो गया था। 2020 में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज़ की परीक्षा आयोजित नहीं करने का एक समय नोटिस आया था कि इस बार 0 सीट्स निकाले जाएँगे। उस समय तो मैं काफ़ी परेशान हुआ कि अब जिन एग्ज़ाम्स को मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें सीट्स नहीं आएँगे। हालाँकि बाद में वह परीक्षा आयोजित हुई, कम सीट्स रहती हैं उसमें, लेकिन कम से कम परीक्षा आयोजित हुई। लेकिन वो 1-2 महीने तो मैं काफ़ी परेशान रहा कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा को अब ख़त्म ना कर दिया जाए। तो यह एक आपके साथ ऐसे कई फ़ेज़ आए मेरे साथ जब मैं 1-2 महीने तक परेशान रहता था। लेकिन इस समय मैंने यह देखा कि इस समय मेरी मदद की बायोग्राफ़ीज़ ने। मैं 3 लोगों से काफ़ी प्रभावित था, और जब कभी मुझे लगा कि कुछ बुरा वक़्त आता है तो मैं उनके जीवन के कुछ हिस्सों को पढ़ता था, जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। ख़ासकर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन, ये 3 पर्सनैलिटीज़ थे। मैं कहूँगा कि अगर आप भी कभी किसी बुरे वक़्त से गुज़रे तो आपके अगर कुछ आइडियल्स हैं तो वो कम से कम उनका जीवन आपके लिए, अगर कुछ और काम नहीं कर रहा है तो कम से कम उनका जीवन आपके लिए प्रेरणादायी बन सकता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति की सराहना करते हैं कि नहीं कि बातें आपको अच्छी लगती हैं तो बुरे वक़्त में वह उनका जीवन आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा। जो चौथी बात जो मैंने सीखी है कि कभी-कभी आपके सामने 10-15 समस्याएँ एक साथ खड़ी होती हैं। ऐसे में आपको अपने बैटल्स बहुत वाइज़ली चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरे समय 2018 के अगस्त-सितंबर में मेरे सामने 10-15 समस्याएँ थी। ऐसे में मेरा मार्गदर्शन मेरे एक मामा हैं, अपने मामा नहीं हुए वो, लेकिन परिवार में मामा लगे, तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, और आज भी मेरे परिवार में वही, मतलब हमारे कह लो आप पेरेंट्स की तरह हैं। तो उन्होंने उस समय मुझे बताया कि आज के समय में आपके लिए सबसे ज़रूरी पढ़ाई है, बाकी चीज़ें थोड़ी अगर बिगड़ रही हैं तो बिगड़ने दो, लेकिन जिस समय जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है आप उस पे अपनी एनर्जी लगाओ। इधर-उधर ज़्यादा ध्यान आप लगाओगे तो छोटी-छोटी चीज़ों को हासिल करने के चक्कर में आप कोई बड़ी चीज़ ना खो दो। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है जो मैंने उनसे सीखा है, और उसने मुझे जीवन में काफ़ी मदद की है। जो और 2 पॉइंट्स और मैं शेयर करूँगा। उसमें से एक पॉइंट है कि सोशल मीडिया का अपना एक रोल है, लेकिन मैंने अपने पिछले 2 साल में पाया है कि सोशल मीडिया आपका असली जीवन से थोड़ा-सा हटकर होता है। लोग अपने बेस्ट मोमेंट्स को आगे रखते हैं, और अब ख़ासकर आप जब बुरे दौर से गुज़रते हो तो मेबी आपको, अगर मैं ऐसे आप नकारात्मक तरीके से नहीं लें, लेकिन कभी-कभी वह आपको दुःख दे सकता है कि कोई आपका साथी जो आपके साथ था अ, वो आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप थोड़ा-सा तैयारी कर रहे हो और थोड़ा-सा फ़ेज़ गड़बड़ है तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लें। और जो अगली बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप सिर्फ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल मत हों, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है। आज हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स किसी कारणवश नहीं हो रहे हों, तो यह चीज़ आपके हाथ में है, कोई गलतियाँ हो रही हैं तो आप उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। एट लीस्ट वो चीज़ें आपके साथ हैं, जीवन में हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती।
जीवन ने मुझे लाइफ की अनसर्टेनिटी का सर्टेनिटी का थोड़ा सम्मान करना सिखाया है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम्स को लेकर परेशान बिल्कुल भी ना हों, आप उसमें एक थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आपको पता लगेगा कि शायद ये 4 चीज़ें मैं ठीक करूँगा तो आगे भी रिज़ल्ट बेहतर होगा। तो अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास टाइम है कि आप सिर्फ़ पढ़ाई कर सकते हो, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आप अपने समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करें। मैं आप अगर कहीं पे सफलता नहीं मिली है तो वह आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। बाकी अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि जीवन थोड़ा-सा अनसर्टेन है, इस चीज़ को आप फैक्टर इन करके चलेंगे तो लाइफ़ थोड़ा-सा आपको आश्चर्यचकित कम करेगी। किसी कवि ने कहा है कि जीवन एक रंगमंच है, और मैं इस बात को अब काफ़ी अच्छे से मानने लगा हूँ कि जीवन एक सही सच में रंगमंच है, जिसमें हम सभी अपना-अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपका जो जीवन का रंगमंच है, उसमें हमें अपने किरदार की पटकथा मालूम नहीं होती। तो आज जो हो रहा है, कल क्या होगा इस बारे में, कल क्या होगा यह बिल्कुल भी नहीं पता। तो इस चीज़ को आप मान कर चलें। मेरे ख़्याल से जो चीज़ आपके हाथ में है उसमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।